हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 6th, ठीक है। क्लास 6th की हिस्ट्री का हमारा ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है हमारा 7, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी, ठीक है। और किसकी सहायता से की थी? चाणक्य की सहायता से की थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 2300 साल पहले चाणक्य की सहायता से, ठीक है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त और उसका बेटा बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे, ठीक है। प्रमुख नगर थे ये। नगर तो बहुत सारे थे, देखो यहाँ लिखा है ना कि साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, है ना, बहुत से नगर थे, लेकिन जो उनमें प्रमुख था तो उसमें था पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन कहाँ पड़ता था? उत्तरी भारत से, यानी कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने वाले रास्ते में पड़ता था, ठीक है। उज्जैन आज के समय में उज्जैन कहाँ है? एमपी में है, ठीक है ना। तो आप जब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाओगे तो ये उज्जैन रास्ते में पड़ता है, ठीक है ना। तो समझ गए इसको आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए, पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इस इलाके के गांवों और शहरों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के जो इलाके थे, तो वहाँ पर जो सम्राट होता था उसका एकदम डायरेक्ट उनका कंट्रोल होता था, ठीक है। और इन इलाकों से और यहाँ के जो गांव थे, जो शहर थे, यहाँ से जो टैक्स लिया जाता था, जो कर वसूला जाता था, उसके लिए राजा जो था उसने अधिकारियों की, यानी कि ऑफिसर्स की नियुक्ति कर रखी थी, ठीक है, जो कि टैक्स को वसूलते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, ठीक है। तक्षशिला और जो उज्जैन है, ऐसे जो प्रांतीय राजधानियां थी, इन पर जो अक्सर क्या होता था, जो राजकुमार होते थे वही गवर्नर बनकर रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, और वहां से जो भी संसाधन कर व भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। जो भी टैक्स है उनको जो है राजा जो है वो इकट्ठा करता था, चाहे वो आपको संसाधन के रूप में मिल जाए या आपको भेंट के रूप में मिल जाए, मतलब जिस तरीके से भी मिले उसे जो है इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में लिखा था कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो जो सीटेट वाले बच्चे हैं या जो टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं वो इसे याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा भी चुका है और ये पूछा भी जाएगा, ठीक है। चलिए हम जरा दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए ले लिया मैंने, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ इनका कंट्रोल होता था। अब देखो, अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जो लोग जंगल में रहते थे
जो इलाका जंगल वाला इलाका जो था, वहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत हद तक स्वतंत्र होते थे, ठीक है। और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद और मोम जैसी चीज़ें ला करके दें, ठीक है। तो जंगल में जो लोग रहते थे उनका अधिकतर क्या होता था कि वो मतलब राजा के कंट्रोल में नहीं होते थे, वो स्वतंत्र होते थे, ठीक है। काफ़ी हद तक वो लोग स्वतंत्र होते थे। तो उनसे जो राजा होता था, जो सम्राट होता था, वो ऐसा उम्मीद करता था कि हमारे जो अधिकारी हैं जब जाएं वहाँ पर तो ये लोग कुछ ना कुछ, या तो वो हाथी दें, लकड़ी दें, क्योंकि जंगल में भाई हाथी बहुत होते थे। और ये लोग क्या करते थे कि जो हाथी होते थे उनको वहाँ से ला करके और उनको ट्रेंड किया जाता था हाथियों को, और युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो वहाँ से हाथी, लकड़ी, शहद, मोम जैसी जो चीज़ें हैं वो ये सोचते थे कि जो वहाँ जंगल में जो रहने वाले निवासी हैं वो ला करके इन लोगों को दें, भेंट के स्वरूप में इन्हें दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नजराना, अब हम पढ़ेंगे नजराना। जहाँ कर, ठीक है, समझिएगा, जहाँ कर जो था वो नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। कर और नजराना में क्या फ़र्क है इसे समझिएगा कि कर जो था वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, ठीक है ना। मतलब ये मान लीजिए कि हर महीने की 3 तारीख को अगर टैक्स वसूला जाता है तो हर महीने की 3 तारीख को ही टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन जो नजराना होता था वो अनियमित रूप से होता था, जब भी संभव हो तब लिया जाता था, ठीक है ना। उस प्रकार से इसे समझिएगा, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, कर और नजराने में क्या फ़र्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे, ठीक है। नजराना जो था वो बहुत सारे मतलब विविध पदार्थों के रूप में, जरूरी नहीं है कि आपको जो पैसा है, ठीक है, उस समय पण चलता था, जैसे हम आज रुपया बोलते हैं तो उस समय क्या होता था, पण होता था, ठीक है ना। तो करेंसी के रूप में ही जो नजराना है वो नहीं दिया जाता था, अलग अलग पदार्थों के रूप में भी दिया जाता था, जिसकी जो इच्छा हो वो उस रूप में दे सकता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए नोट है एक, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये जो था ये पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट। जैसा कि हमारा जो चैप्टर है इसका नाम भी यही है, ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो वही पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा घुमा दिया जाता है, थोड़ा फॉर्मेट उनका चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग चीज़ों को समझिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। तो अशोक के जो अभिलेख है, ज़्यादातर जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है, और उनकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा है ना हमारी, और हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है ना। उसी प्रकार से उस समय जो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उस पर भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है। देखिए कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। राजा बनने के 8 साल के बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि कितने सालों के बाद जो है अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। तो राजा बनने के 8 साल के बाद अशोक ने कलिंग युद्ध किया था,
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देख करके अशोक को युद्ध से वितृष्णा हो गई, ठीक है ना। जब खून खराबा देखता है अशोक, देखता है कि बाप रे इतने सारे लोग, मतलब लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो मारे गए थे इस युद्ध में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लाखों की संख्या में लोग जो हैं मारे गए थे इस युद्ध में। तो इसे देख करके अशोक को बहुत अंदर से वितृष्णा हो गई, बहुत दुखी हुआ हो, ठीक है ना। और इस समय उसने निर्णय लिया कि आगे भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा और उसने अपने हथियार फेंक दिए, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अशोक का जो धर्म था वो सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, और इसमें जो क्या है कि किसी भी देवता की पूजा, कोई धार्मिक रीति रिवाज, किसी प्रकार के जो कर्म कांड होते हैं इनको करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक जो था वो बुद्ध से प्रभावित था, ठीक है ना, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुआ था। चलिए यहाँ लिखा भी है, देखिए कहाँ, देखिए अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने धम्मान महत अधिकारियों को नियुक्त किया। ये वस्तुतः व्यवहारिक शिक्षा थी, ठीक है ना, क्या थी, व्यवहारिक शिक्षा थी, ठीक है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, ठीक है ना। अपने जो संदेश थे उसको कई जगहों पर, ताकि जो लोग हैं जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा उसके संदेश पहुंच सके, उसकी बातें पहुंच सके, इसके लिए जो अशोक है उसने इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना, हमने पढ़ा था, तो उसने क्या किया था, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी हार्ड सरफेस पर खुदाई करके कोई चीज़ लिखी गई हो, ठीक है ना। तो शिलाओं पर यानी कि पत्थरों पर, स्तंभों पर, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पर उसने खुदवाया, ठीक है ना, अपने संदेशों को। चलिए, ताकि आम जनता जो है उसे पढ़ सके। आगे देखिए, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे, ठीक है। ये एक बार केवी के एग्जाम में आया हुआ है, सो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे, ठीक है। और देखिए क्या क्या करवाया, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, ठीक है। अशोक ने बहुत सारी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, लोगों के लिए विश्राम गृह बनवाए, ताकि लोग जो है, जो राही हैं, जो आते जाते लोग हैं, जो व्यापारी हैं, कोई भी, वो विश्राम कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ उसने क्या किया, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स, ठीक है ना, चिकित्सा की व्यवस्था उसने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या किया अशोक ने। अब देखिए भाई, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अन्यंत्र चीन की दीवार, ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे चीन की दीवार के बारे में। तो देखिए, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो कि 2000 वर्षों तक चला, ठीक है। 2400 वर्ष पहले, ठीक है ना, 2400 वर्ष पहले चीन के जो सम्राट थे उन्होंने उत्तरी सीमा के जो पशुपालक थे उन लोगों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, ठीक है ना। और ये जो कार्य था ये लगभग 2000 वर्षों तक चला, इसके बाद जाकर के वो इतना बड़ा दीवार बना। अब देखो भाई, यहाँ लिखा है, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, जो कि पत्थर और ईंटों से बनी हुई है, तथा 100 से लेके 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए ये आपकी दीवार है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि आपकी जो चाइना की जो दीवार है वो है, ठीक है। तो हर 100 मीटर की दूरी पर निगरानी करने के लिए इस तरीके से बुर्ज बने हुए थे, ठीक है।
हर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर, इस तरीके से, ताकि यहाँ से जो है लोग जो है जैसे सिपाही जो होंगे वो यहाँ से निगरानी कर सकेंगे कि हाँ कोई एंटर तो नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसे समझिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे की बात। आगे इसमें क्या है देखते हैं। देखिए लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है भाई, देखो क्या होता है कि राज्य का उदय होता है और उसका पतन भी अवश्य होता है। ठीक है ना, कोई भी राज्य, कोई भी हिस्ट्री आप पढ़िए, कोई भी कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी ख़त्म होता ही होता है और उसके बाद एक नया जो साम्राज्य है वो शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये तो चलते रहता है। तो लगभग 2200 वर्ष पहले क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके स्थान पर कई अन्य जो नए राज्य थे उनका उदय शुरू हो गया। ठीक है देखिए पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। ठीक है, पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर। ठीक है ना, आपका जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, ये जो आप समझ लीजिए, ये आप समझिए, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट है ना, ये जो आपका साइड है, और जो उत्तर भारत है और जो ये वाला उत्तर भारत है, तो यहाँ पर जो है लगभग 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। ठीक है, ये वाला जो एरिया हुआ यहाँ पर हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक, ठीक है, शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, इन्होंने ही शक सम्मत शुरू किया था। ठीक है, शकों के बाद कुषाणों का लगभग 2000 वर्ष पहले शासन स्थापित हुआ। शकों के बाद कौन आता है, कुषाण आते हैं, जिनका कि लगभग 2000 वर्ष पहले शासन स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे का, यहाँ दिख नहीं रहा है इसमें, चलिए मैं बोल देती हूँ कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने राज्य की स्थापना की। ठीक है, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक, मौर्य साम्राज्य का सेनानायक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसने राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने ही जो आखिरी मौर्य जो सम्राट था, ठीक है ना, बृहद्रथ, उसकी इसने हत्या कर दी थी, और जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है ना, और राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और ये ब्राह्मण था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। इसी ने आखिरी जो मौर्य सम्राट था उसकी इसने हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद देखो शुंगों के बाद कण्व और तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, जब गुप्त साम्राज्य आया उससे पहले तक ये छोटे छोटे जो राज्य हैं ये स्थापित हुए, उनका उदय हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत के शक शासकों का तथा मध्य भारत में शासन कर रहे सातवाहन शासकों के मध्य कई युद्ध हुए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए पश्चिमी भारत के जो शक शासक थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और जो मध्य भारत के सातवाहन शासक थे, मध्य भारत के सातवाहन, मध्य भारत में कौन थे, सातवाहन शासक थे, उनके मध्य जो है कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। ठीक है, लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, और जब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जब गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, तो उसमें वाकाटक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है कि दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। 1500 साल पहले पल्लवों, चालुक्यों ने शासन किया। ठीक है, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, रुकिए मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। देखिए क्या होता है कि दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में 2200 से 1800, ठीक है, साल पहले, मतलब साल पूर्व तक, ठीक है, मतलब बीच में, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच में चोल, चेरो, जब हम संगम पढ़ेंगे ना, संगम साहित्य पढ़ेंगे, जब संगम पीरियड पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। चोलो, चेरो और जो पांड्य हैं इनके बारे में हम उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। इनका शासन रहा, ठीक है, इनका शासन रहा, ठीक है। और इसके बाद 1500 साल पहले पल्लव, चालुक्यों, इनका शासन रहा, ठीक है, इनका शासन रहा, ठीक है। तो ये जो था हमारा चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री का 7th चैप्टर, ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट। और क्या हमारा नाम है चैप्टर का? मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य साम्राज्य और अशोक, ठीक है। और इसमें है अशोक एक अनोखा सम्राट। तो इस प्रकार जो हमारा 7th चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का, वो भी आज यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो भी मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।